वेलकम, नमस्कार। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। हमारी खास पेशकश 23 की तकरार किसकी सरकार में आप सभी का स्वागत। जी हां, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है विधानसभा चुनाव 2023 की और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। तो चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए बेहद जरूरी है। और हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, उसके पीछे का सियासी एंगल भी समझाने की कोशिश करेंगे। खबरों के अलावा आपकी जनप्रतिनिधि क्या सोच रहे हैं, आम जनता क्या सोच रही है, यह भी बताएंगे। साथ ही आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास से भी रूबरू करवाते चलेंगे। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आप जानना चाहते हैं, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। तो चलिए, बंसल न्यूज आप देख रहे हैं तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आज की खबरें आने वाले चुनाव को कैसे इफेक्ट करेंगी। जी हां, बात है हमारे खास सेगमेंट इलेक्शन टुडे की। इस खास सेगमेंट में हम बात करते हैं आज की उस खबर की जो ताजा सियासी खबर होती है, जिसका सीधा कनेक्शन आने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ता है और पिछले कुछ घंटों में जिस खबर की चर्चा रही हो। वो कौन सी खबर है? जी हां, नाम बदलने वाली खबर, नाम बदलने वाली राजनीति। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद अब लाल घाटी और हलालपुरा बस स्टैंड के नाम बदले जाएंगे। जाहिर है यह सियासत 23 के चुनाव में भी छाई रहेगी। भोपाल में 2 जगहों के बदले नाम, क्या नाम बदलने का फॉर्मूला आएगा काम? फिर शुरू हुई नाम बदलने पर सियासत। 2023 से पहले ये जंग जाएगी कहां तक? भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद ये कहानी अब आगे बढ़ गई है। लाल घाटी और हलालपुर बस स्टैंड के नाम भी बदल दिए गए हैं। हलालपुर बस स्टैंड को हनुमानगढ़ी तो लाल घाटी को श्री नारायण दास महाराज के नाम पर जाना जाएगा। नगर निगम परिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जाहिर है भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कई बार इन जगहों के नाम बदलने की मांग कर चुकी थी और गुरुवार को नाम बदलने के दौरान उन्होंने हलाल नाम को अशुद्ध बताते हुए भोपाल का इतिहास बदलने और पुनः निर्माण करने की बात कही। लाल घाटी का रक्त रंजित इतिहास है और उसका इसलिए नाम लाल घाटी रखा गया। रानी कमलापति का पुत्र 14 वर्ष का और वीर सैनिक वहाँ हुतात्म हुए और इसलिए लाल घाटी चौराहा का नाम बदलकर सर्वेश्वर चौराहा रखा गया। श्री नारायण दास जी महंत सर्वेश्वर चौराहा। हलालपुर बस स्टैंड आता है, हलाल कहा जाता है, वो भी एक रक्त रंजित इतिहास है। उसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ी मंदिर पास में है, इसलिए हनुमानगढ़ी मंदिर उसका नाम रखा गया हनुमानगढ़ी बस स्टैंड। बीजेपी नाम बदलने के पीछे वजह चाहे जो भी बताए, लेकिन कांग्रेस को इसमें राजनीति नजर आती है। लेकिन कांग्रेस की दुविधा ये भी है कि इसका वो खुलकर विरोध भी नहीं कर सकती, क्योंकि बीजेपी इसे भोपाल की अस्मिता से जोड़ती है। देखिए, अब ये केवल नाम के पीछे चले हुए, उनको काम तो कोई लेना था नहीं। आज काम है लोगों को रोजगार मिले, युवाओं को, किसान को खाद मिले, उसकी फसल का पैसा मिले, जो युवा है उनको रोजगार मिले। तो ये इन चीज़ों में ध्यान नहीं है। इनकी सियासत यही कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो एक गाना है कि जब डर लगे तो गाना गा, तो ये इस तरह के गाने गा गा के अपनी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, बाकी होना जाना कुछ नहीं। लाल घाटी हलालपुरा के साथ ही इस्लाम नगर हलाली डैम का नाम भी बदलने की मांग कई बार की जा चुकी है। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जा चुका है। लेकिन भोपाल की बात करें तो भोपाल नवाबों का शहर रहा, लेकिन अब ये राजा भोज की नगरी के तौर पर अपनी पहचान बनाता जा रहा है। यही वजह है कि बीजेपी इसे राजा भोज से जोड़ते हुए उन सभी नामों को बदल देना चाहती है जो गुलामी के प्रतीक है। खैर, चुनौती कांग्रेस के सामने है, क्योंकि अगर वो इसका विरोध करेगी तो ये दांव उसका उल्टा भी पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा।
चलिए, तो आप समझ गए होंगे कि इस नाम बदलने वाली सियासत में दोनों ही पार्टियों के अलग अलग रुख आपने देखे। और बात सियासत में खबर जो होती है वो कभी पूरी नहीं होती। आखिर क्यों, ये भी हम आपको समझाएंगे, क्योंकि जब तक उसके एंगल को ना समझा जाए, उसको ना पकड़ा जाए, ना उसको बेहतर तरीके से समझाया जाए, तो खबर पूरी नहीं होती। और इसके लिए हमने चुना है चुनावी शाखा, एक चुनावी शाखा बनाई है जिसका अपना एक सियासी रिकॉर्ड है, जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेगा। तो सीधे चलते हैं अपनी चुनावी शाखा, जहां मौजूद है मेरे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत। शैलेंद्र जी, इस खबर को अगर समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक पुरानी सियासत है नाम बदलने की, सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन जब भी सरकार आती है अपने अपने हिसाब से नाम बदल कर जाती है। तो नाम बदलती है, उस नाम बदलने के पीछे की सियासत क्या है, ये जरा समझने की आज कोशिश करते हैं। बिल्कुल विजय, एक बार शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, लेकिन भारतीय सियासत को अगर आप देखें तो नाम में ही सब कुछ रखा है। बहरहाल, मैं अभी रिकॉर्ड रूम में अपने रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था पुराने, तो ये नाम बदलने की जो सियासत है वो काफ़ी पुरानी जाती है। बहुत मध्यकाल से ये शुरू होता है कि राजा महाराजा या नवाब अपने प्रभाव जमाने के लिए शहरों के नाम बदलते थे, जगहों के नाम बदलते थे, और फिर जिसका शासन उसके हिसाब से नाम। तो ये प्रथा जो है अभी भी चली आ रही है। अब देखिए, आप आज़ादी के बाद देखें, अगर एक तरह से हम कहें कांग्रेस का युग शुरू हुआ पहले, आज़ादी के पहले 30-40 दशक तक, तो कांग्रेस ने भी बहुत नाम बदले, लेकिन कांग्रेस का ज़्यादातर जो नाम बदलने का तरीका रहा वो नेताओं के नाम पर। उन्होंने हॉस्पिटल्स हैं या बिल्डिंग्स हैं या रोड है, नेताओं के नाम पर ज़्यादा रहा उनका जोर। और कहीं ना कहीं उसके पीछे मंशा यही थी कि अपनी जो शख्सियत है पार्टी की, उनका नाम बढ़ाकर एक फ़ायदा उठाया जाए, एक वोटर्स में उसकी पैठ बनाई जाए। लेकिन बीजेपी का आप अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अलग है मामला। बीजेपी बहुत एक कॉन्सेप्ट के साथ नाम बदल रही है। अब अगर आप देखें तो जैसे मान लो आज का ही उदाहरण है भोपाल का, जैसे हलालपुर या दूसरी जगह जैसे कमलापति भी किया गया, तो इसके पीछे की पूरी कहानी उन्होंने बताई और पूरा माहौल बनाया। तो और जो उसका ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, या जो अस्मिता, पुरानी अस्मिता है भारत की या हमारे शहरों की, उसको लौटाने की का मुद्दा होता है, तो बीजेपी एक पूरे कॉन्सेप्ट के साथ जाती है और फिर नाम बदलती है। तो उसका एक तरह से जो कहते हैं हम बज होता है, जो एक पूरा साउंड आता है, कि एक एम्बियंस होता है उस पूरे माहौल का, और निश्चित रूप से उसे उसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट को लेकर बीजेपी जो चलती है उसमें उसको वो सपोर्ट मिलता है। तो नाम बदलने की सियासत ये आप आगे भी देखते रहेंगे। और 2023 की जहाँ तक बात है, तो ये आप साल भर बचा है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आप और भी नाम बदलते हुए देखें। जी विजय जी, इससे ऐसे भी समझ लें सर कि जिस तरह हम पुराने सिक्के देखते आए, तो उस समय मुगलों के सिक्के अलग थे, उनके अपने नाम थे, उनकी अपनी शख्सियत थी, पहचान थी। फिर धीरे 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 आप मुद्रा को भी देखिए तो उसने भी अपने आप को चेंज किया। हालांकि फिलहाल अभी गांधी जी हैं, लेकिन यहाँ भी नाम की सियासत आ गई थी। गणेश और लक्ष्मी क्यों ना इसमें आ जाए। चलिए, ये एक अलग खबर है, लेकिन इलेक्शन टुडे में एक खबर और है हमारे पास। शैलेंद्र जी, आप बने रहिएगा, क्योंकि आपकी शाखा की ज़रूरत, आपके इस इलेक्शन रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन टुडे में नाम वाली सियासत के साथ पोस्टर वाली पॉलिटिक्स की भी चर्चा है। और ये चर्चा करना भी जरूरी है, क्योंकि पीसीसी के बाहर लगा पोस्टर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा बटोर रहा है। कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होगी या नहीं, ये भी सवाल उठ रहे हैं। और इसकी वजह है एक पोस्टर। ये पोस्टर ना सिर्फ कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकता है, बल्कि बीजेपी भी कांग्रेस में गुटबाजी के आरोप लगा रही है। आखिर क्यों, इस कथा के पीछे एक व्यथा क्या है, इसको भी समझ लीजिए। एमपी में पोस्टर को लेकर फिर सियासत गर्म है। कांग्रेस के 2 पोस्टर पर विवाद खड़ा हो गया है। ये पहला पोस्टर देखिए, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे गायब हैं। वहीं मना करने के बाद भी पोस्टर में दिग्विजय सिंह की फोटो लगा दी गई है। इतना ही नहीं, अब दूसरे पोस्टर पर नजर डालिए। पोस्टर तो पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के जन्मदिन की बधाई को लेकर लगाया गया, लेकिन इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ को नीचे जगह मिली है। अब इन पोस्टर को लेकर बीजेपी को भूलने का मौका मिल गया है। बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी करार दे रही है। कांग्रेस जैसा कहते हैं ना, सम्मानीय पार्टी, हम भारतीय जनता पार्टी की टुकड़े टुकड़े गैंग है, इकट्ठी है, और उनमें हमेशा से वो छत्रप रहे हैं। छत्रप की उनकी राजनीति है, सबने अपने अपने एरिया बांट लिए हैं, और
खड़गे जी नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष उसमें, और एक पोस्टर दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि मुझे भारत जोड़ो हम तो उसको तोड़ो यात्रा कहते हैं, उसमें मेरे पोस्टर में फ़ोटो नहीं आना चाहिए। मगर यहाँ जो पोस्टर एक छपा उसमें इन सबकी फ़ोटो कमलनाथ जी नीचे हैं, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। पहले से गुटबाजी रही और वो कभी एक हो नहीं सकती। पोस्टर के बहाने बीजेपी कांग्रेस पर फिर हमलावर है। इधर मामले में कांग्रेस ने भी जवाब दिया। कांग्रेस ने इसे कार्यकर्ताओं का अपने नेता के प्रति स्नेह बताया है। देखिए पोस्टर जो होता है सदैव कार्यकर्ता एक नेक नियत से लगाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बड़ा उत्साहित है। और जो आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, उस पोस्टर वो काफ़ी पुराना चिपका था, उस समय तक चुनाव ही नहीं हुए थे, शायद इसलिए उसमें खड़गे साहब का फोटो नहीं रहा होगा। लेकिन दिग्विजय सिंह जी तो खुद एक ऐसे नेता हैं कि जिन्होंने हमेशा नारेबाजी एवं पोस्टरबाजी के बारे में कई बार हम लोगों को समझाइश दी। उन्होंने खुद कहा है कि मेरे फोटो पर मेरा कॉपीराइट है, मेरे बिना पूछे मत लगा। लेकिन फिर भी कुछ कार्यकर्ताओं का स्नेह होता है, उनके प्रति सम्मान होता है, लगा देते हैं। एमपी में पोस्टर पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है, लेकिन 2023 के चुनाव से पहले ऐसे पोस्टर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। वहीं मौके की तलाश में बैठी बीजेपी भी इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस अब इन मसलों को कैसे हैंडल करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो ऐसे कई पोस्टर हैं जो इन दोनों चर्चा का विषय बने हैं। सवाल यही है कि पोस्टरों की राजनीति से आखिर कांग्रेस कब बाहर आएगी। राजनीति सब करते हैं, लेकिन क्या पोस्टर लगाकर बीजेपी को बोलने का मौका दे देते हैं? डिंपल के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो एक पोस्टर में कमलनाथ नीचे हैं, दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मुझे पोस्टर में मत लगाओ। एक पोस्टर में चुनाव के साथ साथ अब आप देखिए कि अर्जुन सिंह के जन्मदिन का एक पोस्टर है, उसमें कहाँ गए कांग्रेस के नए आका। चलते हैं फिर से हमारी चुनावी शाखा में। आखिर पोस्टर की एक सियासत चल पड़ी है। आप देखिएगा शैलेंद्र जी, लगातार जब पोस्टर छपते हैं तो उसके अपने अपने मायने भी होते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षत्रप के अलग अलग समर्थक हैं, अलग अलग समर्थकों के अपने अपने नेता हैं। लेकिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष ही गायब है। देखिए विजय, एक फिल्म का टाइटल था फटा पोस्टर निकला हीरो, और हम सियासत की बात करें तो लगा पोस्टर बना नेता। तो ये आप इस चीज को समझिएगा कि जब नेता पोस्टर पर टंगता है तो अब सही मायने में ये बाढ़ से ही शुरू हो जाता है, और राष्ट्रीय स्तर तक फिर ये हमारी सियासत में पोस्टर का बड़ा महत्व रहा है। अब जहाँ तक आप ये कार्यकर्ताओं की एक भावना को सरल तरीके से सड़क पर प्रकट करने का भी एक तरीका होता है कि पोस्टर में जिसका जितना बड़ा चेहरा वो उतना बड़ा नेता, और उसके नज़र में जो समर्थकों की आप देखते होंगे नीचे पूरी एक लाइन होती है, तो वो उनकी भावना पूरी पोस्टर में दिखती है। तो अगर पोस्टर, जैसे हम पत्रकार भी जब फील्ड पर जाते हैं तो किसी क्षेत्र विशेष में ये देखते हैं कि पोस्टर से अंदाजा लग जाता है किस कद का नेता है और किसका समर्थन ज़्यादा है। तो हर बड़ी रैली, हर बड़े नेता की रैली के पहले जो लोकल स्तर पर खासतौर से ये पोस्टर बार चलता है। लेकिन जहाँ तक मध्य प्रदेश में भोपाल राजधानी में जो बात आई है कि खड़गे का पोस्टर गायब है या कमलनाथ का पोस्टर नीचे है, तो ये तो आप देखिए कांग्रेस में एक फ्री स्टाइल सियासत रही है। वो इसमें गुरेज नहीं करते हैं, खासतौर से निचले स्तर का कार्यकर्ता, कि अपने नेता को दिखाने के लिए या अपनी भावना प्रकट करने में कभी गुरेज नहीं करता, और इसलिए पोस्टर बार अक्सर कांग्रेस में दिखता। आपको बीजेपी में ये नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ क्लियर कट गाइडलाइन है और उसका पालन कार्यकर्ता करता है। तो ये जो पूरी लड़ाई है वो कांग्रेस में ही आप ज़्यादा देखेंगे, और अब चुनाव नज़दीक है तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। विजय, आपको पोस्टर में ये पोस्टर बार कई दिलचस्प मोड़ पर देखेगा। जी वाकई, और ये पोस्टर लगातार नजर भी आएंगे, क्योंकि अब पोस्टर वाली राजनीति भी चल पड़ी है, जिसके जितने ज्यादा पोस्टर, जितना बड़ा चेहरा उतना बड़ा नेता। क्योंकि जिस तरह आपने अभी कहा कि लगा पोस्टर बना नेता, तो नेताओं की और बातचीत चलती रहेगी हमारी एक है। और चुनाव के इसी उत्सव को समझने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे फील्ड में, हमारे बेहद खास सेगमेंट में, बूथ बाजा में। अभी बूथ बाजा क्या है? बूथ बाजा में हम सीधे बूथ से, यानी कि बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज को समझने की कोशिश करते हैं, टटोलते हैं जनता का मन। और आज हम आपको लिए चलते हैं इंदौर की विधानसभा नंबर 3 में, जहां का सियासी समीकरण बेहद खास है। इस वक्त बंसल न्यूज की टीम पहुंची है इंदौर की विधानसभा 3 में। मेरे ठीक पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं वो है इंदौर का राजवाड़ा, वही राजवाड़ा जो होलकर काल से लेकर अब तक सभी सियासी उठापटक का
साक्षी रहा है। साल 2018 के चुनाव में यहां पर बीजेपी के आकाश विजयवर्गीय ने जीत हासिल की थी। उसके बाद से लेकर अब तक आखिर विधानसभा 3 में कितना काम हुआ है और विधायक जी आखिर जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। करीब 2 लाख मतदाताओं वाली इंदौर की विधानसभा नंबर 3 को इंदौर का हृदय स्थल भी कहा जाता है। इसके पीछे की वजह भी साफ है। शहर के प्रमुख बाजार इसी विधानसभा का हिस्सा है, जिसमें राजबाड़ा भी शामिल है। इसके अलावा विधानसभा 3 इसलिए भी चर्चाओं में रहती है क्योंकि यहीं से बीजेपी के कद्दावर नेता और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं। साल 2018 के चुनाव में आकाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के अश्विन जोशी को 5,751 वोटों से हराया था। विधानसभा 3 की जनता ने युवा विधायक को चुना तो जनता की उम्मीदें भी काफी बड़ी थी। विधानसभा 3 को इंदौर की सबसे चुनौतीपूर्ण विधानसभा सीट माना जाता है। हालांकि विधायक आकाश विजयवर्गीय का कहना है कि इन 4 सालों में विधानसभा 3 की तस्वीर बहुत कुछ बदल चुकी है। खासतौर पर स्मार्ट सिटी का सबसे बड़ा हिस्सा इसी विधानसभा में आता है, लिहाजा यहाँ पर विकास के बड़े काम हुए हैं। मेरे विधायक बनने के बाद 60 टंकियां हम लोग बनवा रहे हैं ताकि घर घर पानी की व्यवस्था हो। स्कूल्स हमने 3 तो हमारे सीएम राइज के हैं, उसके अलावा जो डिस्पेंसरीज हैं उनकी मरम्मत, रिपेयर, मेंटेनेंस का काम, अस्पतालों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो ये सुनिश्चित करने का काम हम लोग प्रयास करें। गार्डन्स का हमने सबका सर्वे करा के प्लान बनवाया है, सारे गार्डन्स अच्छे हों। योजनाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, इसके लिए हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है। विधानसभा नंबर 3 में कांग्रेस के दिवंगत और कद्दावर नेता महेश जोशी के परिवार का दबदबा रहा है। जोशी परिवार के ही अश्विन जोशी यहां से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस में टिकट को लेकर रस्साकसी देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस लगातार विकास कार्यों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश में है। जो अपेक्षा जनता की उनसे रहती है वो जब पूरी नहीं करती है तो वो असंतोष आक्रोश में बदलता है और वो आक्रोश मतदान के समय दिखता है हमें। अब जो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार को जनता ने पिछली बार चुना था, लेकिन उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारी सरकार गिरा के अपनी सरकार बना दी, तो जनता का मैंडेट नहीं था उनके पक्ष में। वो जनता का नहीं, अपितु वो दल बल के कारण, धन बल के कारण सरकार बना दी गई। अब जब वापस चुनाव होंगे तो जनता पुरानी बात को याद रखेगी और इन 3-4 सालों में भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा रहा उसका मूल्यांकन जरूर करेगी। विधानसभा नंबर 3 में विकास कार्यों को लेकर जनता भी बेबाकी के साथ अपनी बात रखती है। लोगों का मानना है कि विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन रफ्तार कुछ धीमी है। वहीं राजबाड़ा पर लगने वाले जाम से भी जनता परेशान है। विकास को लेकर बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है हमारे इंदौर में। जिस तरह से अपने नए महापौर जी आए हैं, ये बढ़िया ध्यान दे रहे हैं अपना कि इंदौर कैसे नंबर बना रहा है और भी तेज़ी से, जैसे मेट्रो वगैरह, इसका काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। और हम चाहते हैं कि इतनी तेज़ी से काम हो कि हमारा इंदौर शहर स्मार्ट सिटी तो बन गया है नंबर 1 रहने में, और भी बढ़िया रफ्तार पकड़े। देखिए काम बहुत अच्छा हो रहा है, विकास कार्य बहुत अच्छी बात है, विकास हो रहा है, बस काम जिस स्पीड से हो रहा है बहुत स्लो है। मतलब उससे यातायात की परेशानी थी, आम आदमी को निकलने में, गुजरने में बहुत तकलीफ होती है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यही है गुजारिश जब सरकार से कि काम स्टार्ट तो करे, लेकिन उसे जल्द से जल्द खत्म करे। विधानसभा नंबर 3 पर पूरे मध्य प्रदेश की नजर रहती है। खासतौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय इस सीट से विधायक हैं। ऐसे में ये सीट हाई प्रोफाइल सीट कही जाती है। बहरहाल साल 2023 के चुनाव में इस सीट पर क्या समीकरण बनते हैं और बीजेपी की चुनौती को कांग्रेस किस तरह से लेती है, ये देखना दिलचस्प होगा। इंदौर विधानसभा 3 को लेकर दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है ये तो आने वाले दिनों में जनता ही तय करेगी। फिलहाल जितेंद्र के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। तो इंदौर 3 का सियासी इतिहास भी है, जरा इस सियासी इतिहास को समझिए। इंदौर की इस हाई प्रोफाइल विधानसभा सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है।
कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय यहां से विधायक है। बीजेपी और कांग्रेस में यहां कड़ा मुकाबला रहता है। पिछले 7 चुनावों की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने 4 बार अपना परचम लहराया है। कांग्रेस के अश्विन जोशी लगातार 3 बार जीते। 13 की विधानसभा में 2013 में बीजेपी की उषा ठाकुर ने अश्विन जोशी को हराया था और 2018 में बीजेपी के आकाश विजयवर्गीय यहां से विधायक बने। चलिए, जन का मन क्या कहता है, इस सेगमेंट में अलग अलग हिस्से हैं। उन अलग अलग हिस्सों में अलग अलग जगह की तासीर आपको दिखाते हैं। आखिर जनता क्या सोचती है। देवास के लोगों से हमने जाना कि आखिर इस चुनाव में उनके मुद्दे क्या हैं। 2023 के विधानसभा में जो मुद्दा रहेगा वो सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का होगा। आज गैस सिलेंडर देख लो, आप पेट्रोल के दाम देख लो जी। महंगाई मतलब एक गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का होगा। जो हमारे देश में कितने लोग बेरोजगार हैं, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का भी रहेगा। तीसरा मुद्दा जो हमारे देवास के में भी कुछ दिन पहले नगरीय निकाय चुनाव में बोल के गए थे कि साहब ये पैके प्लाट का सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन आज तक वो सिस्टम पैके प्लाट का खत्म नहीं हुआ। देवास के लोग नजुल की एनओसी से परेशान है, तो उसका मुद्दा देवास में भी रहेगा। देवास में सबसे पहले केपी कॉलेज लीड कॉलेज है यहाँ पे, और वहाँ पर बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं। तो जिस प्रकार से मतलब कॉलेज यहाँ से चेंज करके अलग अलग जगह पर कर दिया गया, उन्हें थोड़ा सिस्टमेटिक बना के वहाँ की गतिविधियाँ, वहाँ के लिए साधन व्यवस्था और कई प्रकार की सुविधाएं जो स्टूडेंट्स को नहीं मिली हैं, वो सब उन्हें पर्याप्त रूप से मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश की बात करूं तो अनेक कॉलेज, उससे साथ उदाहरण देवास में कहूंगा तो देवास में भी लीड कॉलेजों की नई नई सौगातें मिली हैं। यहाँ पे आप एबी रोड पे यहाँ से निकलेंगे और आगे निकलेंगे तो 2-3 ओवर ब्रिज तैयार होने की कगार पे है। अंडर ओवर ब्रिज तैयार होने की, रेलवे अंडर ब्रिज तैयार हो रहा है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिला चिकित्सालय और उसके अलावा भी अन्य चिकित्सालयों के लिए सुधार की व्यवस्था हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो हर क्षेत्र में विकास कार्य तुरंत हो रहे हैं। देवास में जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा है, जो उससे सभी जनता पूरी त्रस्त है, मेरे ख्याल से महंगाई जो है, कमर तोड़ जो महंगाई अभी जो आम रोजमर्रा के जो उत्पादों पे, जो घरेलू चीज़ों पर जो महंगाई चल रही है, उस वजह से मुझे लगता है कि जनता में जरूर इसको लेकर रोष है और कहीं न कहीं ये चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और मध्यम वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो, रोज खाने कमाने वाला वर्ग हो, कहीं न कहीं महंगाई से 2-4 होकर उनका जीवन दुभर हो रहा है वर्तमान हालात में। चलिए, तो देवास की जनता के अपने अपने अलग अलग इलाकों के अपने अपने मुद्दे हैं और यहाँ की विधानसभा क्या सोचती है ये भी आपको अगली बार बताएंगे, समझाएंगे और हर एक विधानसभा में जाकर वहाँ की सियासी समीकरण समझते हैं। इलेक्शन टुडे में क्या आज की खबर रही, वो क्यों चुनाव में आगे असर डालेगी, ये भी आपको बताते हैं। तो एक चुनाव का पूरा समीकरण कह लीजिए, एक पूरा बॉक्स है, इलेक्शन बॉक्स, क्योंकि 23 की तकरार है और किसकी सरकार बनेगी ये तो जनता तय करेगी। लेकिन हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।